हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अगस्त मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने जून और जुलाई मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के से रिलेटेड थे, उन सारे को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और इन सारे का वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, उसका भी जून जुलाई अगस्त तीनों मंथ के कंप्लीट हो गए हैं और कल सितंबर मंथ की भी हो जाएगी। तो इन सारे वीडियोस का इकट्ठे करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है, वहां से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं और जो फ्रेंड्स ऑलरेडी देख चुके हैं वो तो मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर सकते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे नए दोस्त हैं, वो आप उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज आप लोग जून से देख लें, क्योंकि जून से लेके अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स है उसका इम्पोर्टेंस ही बहुत ज्यादा है हमारे इस साल के एग्जामिनेशन के लेके। उससे पहले मतलब 2018 या 2019 के जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज अगर है ये एक साल में, तब तो वो इम्पोर्टेंट है ही, बट उससे रिलेटेड नहीं है तो उतना ज्यादा नहीं है। बट ये एक साल का जो न्यूज है जून से अप्रैल तक का, वो काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो प्लीज आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए, और जो ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स किसी और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मतलब हिंदी न्यूज या अलग अलग हर दिन रेगुलर थे और वो लोग ने कंप्लीट कर लिया है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप खाते वक्त या किसी टाइम में भी एटलीस्ट वीडियोस को देख ले, ताकि आप ये भी कभी होता है कि आपने जो पढ़ा है उससे हटके कुछ आप हमेशा जो मिस कर रहे थे वो चीज आपको यहाँ दिख जाए। तो ये सब चीज के लिए आपको किसी चीज में आपको ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ कर रहे हो तो वो नुकसान है आपके लिए। हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ फायदा ही होता है, बस आपको अच्छी तरीके से स्मार्टली यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और जैसा कि हमेशा शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो मैप क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर भारती हुड्डा अ रूरल सेटलमेंट had thrived out 3600 years ago। एक भारतीय हुड्डा नाम का मतलब सेटलमेंट था जो कि 3600 साल पहले हुआ होगा, वो अभी निकाला गया है, वो अभी पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? तो वो कटक डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है वहां पे पाया गया है। वहां के एक विलेज का नाम है जलालपुर विलेज, उस विलेज में पाया गया है ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अब उड़ीसा से रिलेटेड है ये न्यूज, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये चार स्टेट इसको टच करते हैं, बट तेलंगाना टच नहीं करता है। आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तेलंगाना इसे टच नहीं करता है, छत्तीसगढ़ बीच में आ जाता है, वहां से टच नहीं करता है। इसके अलावा जो इस उड़ीसा का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो हो गया ये रिवर महानदी, जिसका ये महानदी का डेल्टा है ये। ठीक है, इसके अलावा जो चीज न्यूज में था यानी जलालपुर विलेज, ये आपको यहाँ पे पड़ेगा इस एरिया में जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसी एरिया के एक साइड से आपको सुबर्णा रेखा रिवर फ्लो होती है, और थोड़ा आगे जाके आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बॉर्डर भी मिल जाएगी और वहां पे हुगली रिवर है। ठीक है, तो थोड़ा आसपास के मैप को आप निहारते रहिएगा, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये हो गया इंद्रावती प्लेचू, हो गया काफी न्यूज में रहा करता है इस ये प्लेचू, इससे रिलेटेड। तो ये सब चीजें देख लिया आपने। चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन हे फीवर, जो कि रिसेंटली न्यूज में था। तो तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हुआ जो हे फीवर है इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर caused when a person comes in contact with pollen और डस्ट माइट और मोल्ड और एनिमल हेयर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलियन हे फीवर इज एंडेमिक, ये एंडेमिक है टू ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स कॉमनली ट्रीटेड थ्रू मेडिकेशन, मतलब ये ट्रीटेड मेडिकेशन से ठीक हो जाता है ये, और ये एंडेमिक भी है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस तरह का बात बोला जा रहा है यहाँ पे। तो क्या ये किस तरह का चीज है? तो ये दोनों स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट टू गलत है। ये एंडेमिक नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ये मतलब क्या है, 1 in 5 पीपल आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा ये 20 से 40 उम्र के लोगों पे ज्यादातर देखा जाता है। ये एक्चुअली क्या है कि आप अगर रोड में आप अगर बाहर निकल रहे हो, आप अगर क्रॉस कर रहे हो, तो आप सांस तो ले ही रहे हो। सांस लेते वक्त बहुत सारे डस्ट और बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी आप सांस के थ्रू आप अंदर ले लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि एक टाइप का एलर्जिक डस्ट है, जो कि पॉलेंस और पोलेंस होता है ना ग्रासेस का, वो हवा में रहते हैं और वो इनहेल कर लेते हैं, जिसके वजह से एक एलर्जिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। और उसके वजह से एक हे फीवर, जिसका नाम ऑस्ट्रेलियन हे फीवर दिया गया है, और साथ ही इसका एक और नाम है एलर्जिक रिनिटिस।
ठीक है। तो ये दो नाम दिया हुआ है इसका। और इसके अलावा ये ज़्यादातर 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में देखा जाता है। इससे क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? और जैसे कि ये अर्थ हिस्टामाइंस मतलब एंटी हिस्टामाइंस, डिकॉग्निस्टेंट, नेसल स्प्रेज, ये सब से आप ये जो फीवर है इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स एज द काउंटर टेररिज्म विंग? तो रैट्स का काउंटर टेररिज्म विंग ये जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो ये है एससीओ का, जो कि रिसेंटली हमने काफी अच्छे से 2-3 बार डिस्कस भी किया है अलग अलग टॉपिक में। तो ये रैट्स क्या है? तो एससीओ एक्चुअली उसका दो रीजनल बॉडी है, एक सेक्रेटरीट और एक रैट्स। तो रैट्स एक परमानेंट बॉडी है, तो इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा था कि रैट्स किस ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी है। इसके अलावा ये जो है जब से हमने 2017 में इसे ज्वाइन किया है तब से हम भी इसका एक मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है और हमें पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट है। मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर बाउंड टू पार्टी विप्स। तो क्या ये बाउंड होता है? चलिए, पहला कीवर्ड हो गया इस स्टेटमेंट का। Once the bill is disposed of, the select committee constituted to deliberate on the particular bill cease to exist। मतलब ये वी मैंने दे दिया स्पेस की जगह पे, तो इसे थोड़ा ओमिट कर लीजिएगा, हो जाती है बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां। ठीक है, तो वंस द बिल इज डिस्पोज्ड ऑफ, द सेलेक्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिलिब्रेट ऑन द पर्टिकुलर बिल सीज टू एक्सिस्ट। ये क्या सीज टू एक्सिस्ट मतलब खत्म हो जाता है क्या? अगर इस तरह का डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बिल जब खत्म मतलब डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो सेलेक्ट कमेटी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और उनसे उनसे रिलेटेड जो पर्टिकुलरली बिल से रिलेटेड क्या होता है, क्या वो एग्जिस्ट उसका जो सीज मतलब उसको क्या सीजेस टू एग्जिस्ट होता है? तो ये आपको बताना है सही है या गलत है। उसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट, दे आल्सो हेल्प इन ऑब्टेनिंग पब्लिक फीडबैक एंड बिल्डिंग पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन कॉन्टेंशियस इश्यूज। तो ये तीनों एक तरह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का बताया गया है फीचर। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, क्योंकि ये एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो कुछ डिफाइन कर रहा हो टॉपिक को या एक्सप्लेन कर रहा हो, वैसे स्टेटमेंट ज्यादातर सही होते हैं। बट स्टेटमेंट 1 जो है वो बाउंडिंग नहीं होते, ये नॉट बाउंड होते हैं पार्टी वेब से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं बार बार टॉपिक बोल देता हूँ एक्चुअली। 2 टाइम का वीडियो रिकॉर्ड जब करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं इसका चीज वहां पर आ रहा हूँ, उसका चीज यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिसकन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे इग्नोर करके ही फोकस पूरा क्वेश्चन पे करते होंगे। चलिए, थोड़ी थोड़ी हो जानी चाहिए कुछ कुछ हंसी हंसी मजाक की बातें। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से देते जाइए। यूपीएससी भी और हमारे मतलब ये कोरोना भी आपके साथ साथ ही है अभी, कि जो हमारे फ्रेंड जिनका अभी रिवीजन और ये करने के इतना सारा टेंशन लगा हुआ था मन में, उनके पास अब अच्छा खासा टाइम भी आ गया है कि वो अब एक एक चीज को मल्टीपल टाइम्स अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप शुरू से पूरा तैयारी कर सकेंगे 1 साल का, मैं उनके लिए तो कभी बोल भी नहीं रहा हूँ। बट जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे उनके लिए अब रिवीजन का बहुत अच्छा टाइम मिल गया है। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, बने रहिए हमारे साथ, हम तो हैं ही आपको हर तरह का चीज। करंट अफेयर से रिलेटेड फिलहाल मैं इस साल अभी दे रहा हूँ, आगे अगले बार से मैं तो फुल यूपीएससी का जो एक सीरीज है वो स्टार्ट होगा। आपको जो दूसरे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप इतने लाखों पैसे दे के अपना पूरा क्लासेस करते हैं, वहां से हट के आपको यहाँ पे मिलेगा ए टू जेड। जो भी आपको किसी भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन आप दिल्ली या इलाहाबाद या किसी और जगह में जाते हो लेने के लिए, तो ए टू जेड चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, एक एक सब्जेक्ट विदाउट एनी कॉस्ट। विद आपको किसी भी पीडीएफ से लेके किसी चीज के लिए आपको कहीं भी पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये सब चीज हम लोग बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। और हमारे क्वालिटीज को जो हमारे पढ़ाने जो भी हमने मतलब सोर्स हम जो भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे रिलेटेड तो हमें फीडबैक अच्छा खासा मिल ही रहा है। यही सब चीज आप फीडबैक प्लीज और भी अच्छे से देते रहिए, जो कि हमें बूस्टअप करता है कि हम और अच्छे से अच्छे कुछ लेके आ सके। क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि लाखों रुपए देके वो दूसरे जो अच्छे अच्छे मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर जाके पढ़ सके। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, कि हर जगह बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टीज होते हैं जो अच्छे से पढ़ाते भी हैं। बट सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, उतने टाइम नहीं होते हैं कि वो वहां जाके कर सके। तो ये एक यूट्यूब के द्वारा हमें जो मिला है एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो हम डिजिटाइज वे में, चाहे कोरोना आए या चाहे कुछ भी आए, आपको आप अगर शादी अटेंड करना चाह रहे हैं या किसी और से रिलेटेड कुछ काम में फंसे हुए हैं, तो भी आपको यूट्यूब है, वीडियो सारे अपलोड हो गए रहेंगे, आपको हर तरह का चीज सोल्यूशन दिया जाएगा।
बस आप बने रहिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए, किसी चीज़ के लिए आप हारिए मत, हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी काफ़ी था न्यूज़ में, क्योंकि इसे अमेंडमेंट जब से किया गया तब से बहुत सारे सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। तो 3 स्टेटमेंट है और फिर उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज एन ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल वेयर बाई एनी सिटीजन और या एनआरआई ये क्या कर सकते हैं, इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या एनआरआई के लिए है, इंडियन सिटीजन तो होंगे, ये तो आप इसके ऊपर हम कीवर्ड रखें ये तो बेवकूफ़ी होगा, बट ये एनआरआई कीवर्ड एक बन जाता है इस स्टेटमेंट का, आपको पता होना चाहिए, वही आपको इस स्टेटमेंट का सही या गलत करवाएगा। फिर उसके बाद इसके अलावा क्या है, डिजायर्ड में, अच्छा ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है फाइलिंग आरटीआई ऑनलाइन ऑनलाइन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या ऑनलाइन आप अगर अप्लाई करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट का कीवर्ड। तीसरा स्टेटमेंट मोर देन हाफ ऑफ इंडियन स्टेट्स हैव स्टेबलाइज्ड आरटीआई वेब पोर्टल्स टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन, तो क्या मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट ये यहाँ का कीवर्ड हो गया जो आपको ध्यान देना है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो हमारे दोस्त जो ऑलरेडी टिक कर रहे हैं, पेन और पेपर लेके बैठे हैं, प्लीज क्वेश्चन आते ही आप वीडियो को पॉज करिए। मेरे ये हिंट देने से पहले भी जो भी ये मैं अभी क्वेश्चन रीड करते समय जो हिंट देता हूँ, इसको भी प्लीज आप लोग मत सुना करिए। आप पहले क्वेश्चन आए, जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखे आप वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर अच्छे से दे दीजिए। उसके बाद फिर आप हिंट देखते हुए कि आपने जिस अप्रोच से आंसर को किया, चाहे वो सही हो या गलत हो, और मेरे ये जो अप्रोच ऑफ मतलब सॉल्विंग द आंसर है, इसमें क्या डिफरेंस है, और फिर उसके बाद मेरा आंसर आ जा रहा है पर आपका आंसर क्यों नहीं आया, तो ये सब चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे तरह से रेडी हो सके। ठीक है, तो आप प्लीज एक एक चीज को, मेरे बोले हुए चीज को आप बस अच्छे से फॉलो करते रहिए। एग्जाम चाहे यूपीएससी हो या किसी भी सर्विस कमीशन का हो, आपको झक मार के आपके पास आएगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। ठीक है, बस आप अपना मेहनत करते रहिए, सक्सेस तो आपको कदम मतलब आपको पास आना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया बी, यानी स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही है, बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि ये जो हाफ ऑफ द स्टेट्स दिया ना, वो नहीं है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली तो है ही नहीं अभी, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली है, मैं उल्टा बोल दिया, महाराष्ट्र और दिल्ली ही है जो अभी तक किया गया है, तो यहाँ हाफ ऑफ द स्टेट वाला चीज तो गलत हो गया। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो दिया है, ये है ऐसा है नहीं, यहाँ पे एक फी लगता है, जो हमारे काफी दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ उनको जानना होता है, तो वो आरटीआई फाइल करते हैं, तो उनको अच्छे से पता भी होगा कि कुछ फी पे करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट होता है, 10 रुपए के लगभग में, और उसके बाद फिर आप लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको, किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको होगा तो आप पता कर सकते हैं। इसी में एक अमेंडमेंट लाया गया है जिससे रिलेटेड मैंने हाल ही में डिस्कस किया था, तो प्लीज आप उस वीडियोस को भी देख लें, मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हिप इन पार्लियामेंट्री पार्लेंस। पार्लियामेंट में एक तरह का डिसिप्लिन लाने में उनके जितने पार्टी मेंबर्स के बीच में एक व्हिप बोल के एक कंसेप्ट है, तो क्या है ये, चलिए देखते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया है, हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला एक है, ए व्हिप इज एन ऑफिशियल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी हुज टास्क इज टू एंश्योर पार्टी डिसिप्लिन, जैसा मैंने आपको बोला, तो ये क्या सही है? तो इस तरह का ये तो एक एक्सप्लेन कर रहा है ना, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन अगर यदि कुछ कर रहा हो तो ज्यादातर मायने में वो सही होता है। मैंने आपको हिंट तो दे दिया, चलिए देखते हैं आंसर में और क्या आपको मैं समझा सकूं। तो दूसरा स्टेटमेंट है, इन इंडिया ऑल पार्टीज कैन इशू अ व्हिप टू देयर मेंबर, तो क्या ऑल पार्टीज है, ये यहाँ का कीवर्ड है। फिर क्या ऑल पार्टीज होगा, कैसे मेजोरिटी पार्टीज, मतलब जो भी मेजोरिटी हैं या जो गवर्नमेंट में है वो लोग के ही ये व्हिप का पावर है। तो ये देख लेते हैं ये क्या है स्टेटमेंट। ये सब हो गया कीवर्ड इस स्टेटमेंट का। ठीक है, व्हिप कैन नॉट बी यूज इन ऑल केसेस, ये कैन नॉट जो हो गया ना, कैन नॉट, नॉट, अलोन, ओनली, ये सब सारे कीवर्ड हैं यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट, जो कि वो हर मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये रहेगा ही आपको। अगर 100 क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो आपको 85 क्वेश्चन में तो इस तरह का कीवर्ड मिलना ही है, आप ये लिख लीजिए। ठीक है, 85%। तो आप 85 के लिए अगर प्रिपेयर हो, किस तरह से आपको वो सारे जितने भी प्रॉब्लम, जैसे भी कभी गन से शूट करना चाहेगा, कभी AK-47 लेके आ रहा है यूपीएससी, बट आप सभी के लिए प्रिपेयर हो कि आपको कैसे बचना है। तो आपको कुछ भी एक बाल भी आपका बाका नहीं कर सकता है, चाहे कैसा भी आप कितना भी टफ पेपर आ जाए, अगर आप ये सब चीज से रूबरू हुआ। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या है। तो ये करेक्ट तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट है कि हाँ, ये विप हर केसेस में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वो किस होता है, वो होता है एमएलए और एमपी के द्वारा ही वोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो जो एमपी और एमएलए वोट करते हैं, तो उस जगह में अगर व्हिप होगा, मान लीजिए ये लीडर ऑफ द हाउस है,
वो व्हिप उस जगह में थोड़ी ना निकाल सकते कि जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो ये एक्स जो है नाम के जो इंसान उसको ही एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करना है, वोट करना है। तो ऐसा व्हिप वहां नहीं निकाल सकते, तो उस जगह में व्हिप काम नहीं करता। उसी तरह से एमएलए के लिए भी, ठीक है। उसके अलावा हर पार्टी इंडिया में निकाल सकता है व्हिप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी पार्टी, कोई भी पार्टी अपने पार्टी मेंबर्स के लिए निकाल सकता है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट। इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे, मैं सिर्फ 3 महीने का अभी तक डिस्कस किया हूँ। इस 3 महीने के डिस्कशन में ही मैंने इतने सारे टॉपिक्स में ये ग्रांट से रिलेटेड डिस्कस किया है। तो प्लीज आप लोग सारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, इतनी बार रिविजन हो जाएंगे कि आप भी मतलब रट जाएगा आपके मन में कि ये इसका इससे रिलेटेड मुझे ये चीज जानना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज इतने बार मैं डिस्कस कर लूंगा कि आपको एकदम रटा हो जाएगा, कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करोगे और आंसर टिक करोगे, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्या था क्वेश्चन। तो डिमांड ऑफ ग्रांट से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है और 3 स्टेटमेंट दिया है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट हुआ द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड इन द लोकसभा अलोंग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिमांड ग्रांट्स दिया जाता है लोकसभा में। तो ये पूछा जा रहा है, ये दोनों कीवर्ड हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, भले ही आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स जानते होंगे पर ये उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, बट किसी भी जगह बजट बोल के कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बजट बोल के किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। हर जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हर साल पेश किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरीज, जो जिनके पास विदाउट लेजिस्लेचर हो, मतलब जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, उनके अलावा इन दोनों के अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज है ना, उनमें क्या है एक सेपरेट डिमांड जो कि उनसे रिलेटेड दिया जाता है बजट में। तो ये क्या सच है? चलिए देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है द वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट हैज टू बी डन बाय लोकसभा एंड राज्यसभा सेपरेटली। तो क्या लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेटली किया जाता है कि साथ में किया जाता है? तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए कीवर्ड हो गया और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं हम आंसर की तरफ। आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि ये राज्यसभा है ही नहीं। राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होता वोटिंग ऑफ डिमांड का, ठीक है। क्योंकि ये उनके जो मतलब मनी रिलेटेड कोई भी चीज हो ना, वो सिर्फ लोकसभा के पास रहता है, क्योंकि यही इलेक्ट किए डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए लोकसभा को ये पावर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10th शेड्यूल से रिलेटेड भी हाल ही में मैंने बहुत सारे डिस्कस किया था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से वो ये 10th शेड्यूल से रिलेटेड मतलब एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड ये इशू उठ रहे थे, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर और उसके बाद कर्नाटका। तो ये सारे 3-4 स्टेट जो है जो 10th शेड्यूल से रिलेटेड बहुत न्यूज में रहे थे, तो इसीलिए काफी बार मैंने डिस्कस भी किया अलग अलग क्वेश्चन के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है यहाँ इनकरेक्ट, जो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमें फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जा रहा है, द 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 10th शेड्यूल को क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट से एंटर किया, मतलब इंसर्ट किया गया था। ये पहले नहीं था क्या 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनाया गया था? चलिए देख लेते क्या है। उसके अलावा द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the decision of the speaker is final on the question of disqualification। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था क्या इस तरह का? तो देख लेते हैं। उसके अलावा द थर्ड स्टेटमेंट है जो द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/3 या 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटर आर इन फेवर। तो 1/3 मेंबर होने से क्या अगर 1/3 मेंबर छोड़ के जा रहे हैं तो क्या ये उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा? तो चलिए ये सब चीज तीनों स्टेटमेंट का कीवर्ड हमने देख लिया। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन तीनों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट है। तो डी यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए बता देता हूँ क्या है। तो ये 42nd अमेंडमेंट नहीं है, ये 52nd अमेंडमेंट है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस अमेंडमेंट्स लाए गए थे, क्योंकि इमरजेंसी के ड्यूरेशन के अराउंड में ये कंप्लीट किया गया था। इसके अलावा इसे जो 52nd अमेंडमेंट है इसे 1985 में एज एंटी डिफेक्शन लेके आया गया था, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डिसीजन ऑफ द स्पीकर जो भी होगा वो फाइनल नहीं होगा,
ठीक है, ये डिसीजन ऑफ द स्पीकर नहीं होगा, उनको जुडिशियल रिव्यू मतलब एक तरह से जो 10th शेड्यूल में जो भी लिया जाएगा ना, वो उनको एक तरह से कोर्ट के पास आना ही पड़ेगा, ताकि किसी भी एक तरह से जुडिशियल रिव्यू होगा ही। ठीक है, उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, क्योंकि 1/3 नहीं है, 2/3 है। ठीक है, 1/3 तो 50% से भी कम हो गया ना, 2/3 हुआ या 50% से ज्यादा। तो उतने ज्यादा मेंबर अगर ज्यादा मात्रा में, अगर जितना पॉपुलेशन अगर 100 जन है, वहां पे अगर 60 लोग अगर छोड़ के जाना चाह रहे हैं दूसरे पार्टी में, तब तो यानी जरूर कुछ वैलिड बात है, पार्टी सही तरीके से चल नहीं रही है। बट अगर यदि 40 लोग जाना चाह रहे हैं तो 60 लोग तो अभी भी है ना, तो वो 40 लोगों के लिए पार्टी को तो भंग नहीं किया जाएगा ना, तो 40 लोग को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीज है इससे क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। काफी सारे न्यूज बने थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस ट्रेड से रिलेटेड, जब पुलवामा अटैक हुई थी और हमारे जवानों को मतलब सीआरपीएफ जवानों को शहीद, उन्होंने काफी एक बॉम्ब ब्लास्ट जो किया था, जिसके ऊपर से हमने अटैक भी किया था, आपने अच्छे से सुना भी था। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्या हम सीमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, देख लेते हैं। उसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था ना, वो पाकिस्तान से छीन लिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, चलिए देख लेते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया था, जिसके वजह से टमाटर जो हमारे देश से वो इंपोर्ट करते थे, उनके वजह से उन्होंने 250 रुपए किलो टमाटर वहां पे अपने पाकिस्तान ने अपने देश में बेचा, ऐसा नौबत आ गया था। उसके ऊपर से सीमेंट का भी रेट हमारे कंट्री में बढ़ गया था, क्योंकि हम इंपोर्ट करते थे वहां से, तो जब इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो हमारे यहाँ पे थोड़ा रेट बढ़ गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएनआईएसए, मतलब इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट। इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत ही अच्छे से कम 2 या 3 मिनट दे के अच्छे से आपको एक एक चीज को मैंने डिस्कस किया था। तो प्लीज आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शायद इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो वो करेक्ट को ध्यान देते हुए हम तीनों स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो यूएनजीए ने अडॉप्ट किया था इस यूएनआईएसए को, जो कि एक एफिशिएंट फ्रेमवर्क हमें देगा, ताकि डिस्प्यूट और डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर दो कंट्री में के बीच में डिस्प्यूट्स हो, कुछ किसी तरह का मतलब भेदभाव अगर या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक म्यूचुअल कराने के लिए एक मेंबर होना चाहिए। अगर उस आप मान लीजिए एक म्यूचुअल कराने वाले मेंबर से साइन किए हुए हैं, तब अगर मैं जानता हूँ कि ये जो म्यूचुअल कराने वाला मेंबर है और मैं इसका मेंबर हूँ, मैंने इसको साइन किया है, तब कोई भी हमारे साथ इजीली बिजनेस करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे से प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या होगा, ये पार्टी तो है ना सॉल्व कराने के लिए, तो बहुत ज्यादा अच्छे से हम एक तरह से मतलब जितने भी इकोनॉमी है ना, जितने भी मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट है, हम उसको और ज्यादा मतलब प्रभावित करेंगे, और सारे जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम एक तरह से अट्रैक्ट करेंगे, जब से हमने ये साइन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दे दिया, एक तरह से एक्सप्लेनेशन है। दूसरा स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रमोट मेडिएशन। तो हाँ, ये मेडिएशन का ही काम करता है। फिर भी देख लेते हैं कि और क्या इसके अलावा ये जो दिया हुआ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। इंडिया हैज नॉट येट साइंड। तो क्या इंडिया अभी तक साइन नहीं किया ये इतना अच्छा एग्रीमेंट को? चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ये ऑप्शन ए होगा सही, यानी ऐसा नॉट येट वाला तो बात ही नहीं है। इसे तो हमने डिस्कस किया था तब, जबकि इंडिया ने साइन कर दिया है इस एग्रीमेंट को, और इससे हमें बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा अब अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में लेके आ पा रहे हैं, हमारे साथ सब बिजनेस करना चाह रहे हैं। और ये जो था यूएनआई से, इसको सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन भी कहा जाता है, क्योंकि सिंगापुर में ही ये मीडिएशन बॉडी रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एप्लीकेशन ऑफ IRNSS। तो IRNSS से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है जिसका कुछ यूजेस है। तो ये IRNSS क्या, मैं आपको एक बार बता दूं, उसके बाद मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो IRNSS वो हुआ जैसे जीपीएस हुआ, बाइडू हुआ, इस तरह का जो हुआ ना, हर ये सब जीपीएस हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का, बाइडू हो गया चाइना का। तो इसी तरह से ये जो मतलब मास्टर जियांट स्पेस कंट्रीज है ना, जो कि स्पेस के में बहुत ही ज्यादा अचीव कर चुके हैं, तो ये लोग अपना अपना एक नेविगेशन सिस्टम, अपना सैटेलाइट रखे हैं, तो जिससे पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो दे रहे हैं। तो जीपीएस को पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूज किया जाता है, जो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये तो दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम वहां आ जाता है जब अगर मान लीजिए हमारा कभी फ्यूचर में यूएस के साथ या यूएस के किसी अलाइज के साथ हम अगर युद्ध हो जाए या फाइट हो जाए किसी तरह का, तब
यूएस क्या करेगा, जीपीएस का पूरा कनेक्शन हमारे यहाँ से काट देगा, तब हम नेविगेशन कैसे कर पाएंगे, कहाँ जाना है क्या जाना है। और नेविगेशन पे हमारे अभी जैसे देखिए आप ओला या उबर कैप है, ये पूरा नेविगेशन जीपीएस पे डिपेंड करता है। अभी जितने भी स्विगी या फूड डिलीवरी या डिलीवरी एजेंट, ये सारे आप लोग नेविगेशन पे इतना डिपेंड हो चुके हैं कि अगर एक चीज अगर काट दे वो तो कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारे कंट्री के इकोनॉमी पे, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे पे वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं अगर वो करे। तो इसको हम लोग हटने के लिए, से बचने के लिए हमने अपना एक आईआरएनएसएस लेके आया है, जो अभी थोड़ा डेवलपिंग एरिया में है, टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है। ये अभी डिफेंस के लिए तो ऑलरेडी ये आईआरएनएसएस आ चुका है। उसके अलावा ये जो फिशरमैन है हमारे, उन फिशरमैन जो होते हैं उनके लिए भी ये एक अलग टाइप का सैटेलाइट फोन का वहां पे इसी आईआरएनएस के हेल्प से दिया जा रहा है, ताकि वो अगर ये अगर इंडिया का बॉर्डर है और ये श्रीलंका का बॉर्डर है, तो मछुआरे जो है वो अगर यहाँ फंस जा रहे हैं तो वो फोन कर सके कोस्ट गार्ड को कि हमें बचा लें, हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो इस तरह का, क्योंकि यहाँ तो आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ सैटेलाइट से वो मैप भी देख पाएंगे कि क्या मैप है, हम ये क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस अगर तूफान आ जाता है तो उस तूफान में वो भूल जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके वो श्रीलंका के आसपास में आ जाते हैं, फिर उनको वहां के कोस्ट गार्ड पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 5 दिया गया है, देखते हैं कौन सा सही है। तो ये पांचों के पांचों सही है। उसके अलावा और भी 3 है जो आप यहाँ पे देख सक रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन स्पाइडर। इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक अच्छे से डिस्कशन किया था इस टॉपिक को, तो उम्मीद करते हैं इस आंसर को भी आप अच्छे से दे पाएंगे। तो क्या है, 3 स्टेटमेंट और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट हुआ, इट इज अ प्लेटफॉर्म विच फैसिलिटेट द यूज ऑफ स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ये तो एक तरह से डिफाइन कर रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट को तो मैं आपको हमेशा से बोला हूँ कि ये सही होता है, फिर भी मैं आपको आंसर के वक्त इससे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वाज स्टेबलाइज्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। तो क्या ये यूएनडब्ल्यूएसए के अंदर में स्टेबलाइज किया गया था, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। तीसरा स्टेटमेंट है, इट एम्स टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टू यूज ऑल टाइप ऑफ स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन इन ऑल फेजेस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या ऐसा करता है, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन होगा सी, यानी नॉट करेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, नॉट करेक्ट करेक्ट सोचेंगे, तब तो आप इसको ये टिक करते हैं ना। तो यही चीज आपको डिफ्रेंशिएट करना है। नॉट करेक्ट, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट जो इस हर क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट होता है ना, ये नॉट करेक्ट और करेक्ट देखना। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यूएनडब्ल्यूएसए के द्वारा ही इसे स्टेबलाइज किया गया था, कब, 2006 में। इसके अलावा ये डेवलपिंग कंट्रीज को, मतलब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जैसे असम के लिए फ्रांस और जापान के जो स्पेस एजेंसी है ना, उन्होंने बहुत सारे फोटोज हमें दिए, हमारे साथ शेयर किया है। जब असम में बहुत फ्लड, मतलब बहुत बड़ा फ्लड आ गया था, उस वक्त उन्होंने ही अपने सैटेलाइट से जो भी फोटोज उनके द्वारा लिया गया था वो हमें हमारे साथ शेयर किया था, ताकि हम उनके लिए अच्छे से अच्छे कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये एकदम ऐसा वॉलंटरी बेसिस पे होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके लिए वो जो फोटोज हमें दे रहे हैं इससे हम उनको पेमेंट भी कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी करते हैं, हमारा भी सैटेलाइट जो भी फोटोज लेता है वो हम दूसरे कंट्रीज के, जब भी वो इस तरह का कुछ डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम लोग ऐसा शेयर करते हैं। ये एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है और हमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इधर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो क्या हो रहा है, इट इज अ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मेकिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये क्या टेक्सटाइल सेक्टर पे मतलब कैपेसिटी करता है, तो समर्थ का टेक्सटाइल सेक्टर से, तो देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल साउथ इंडियन स्टेट हैव साइंड एमओयू विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फॉर स्किलिंग। मतलब जितने भी इंडियन साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, क्या ये समर्थ स्कीम साइन किए हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ। चलिए देख लेते हैं ये दोनों चीज कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया, हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन हो गया डी, इनकरेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये एक टेक्सटाइल सेक्टर का एक स्कीम है और साउथ इंडियन जितने भी स्टेट्स हैं ना, वो सारे के सारे साइन किए हैं। ये जो साउथ इंडियन है स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा और ये मतलब जितने भी साउथ, तेलंगाना, सॉरी ये मिस कर रहा मैं, वही सोच रहा पांचवा स्टेट कौन सा कहाँ गया। ये पांचों के पांचों स्टेट जो साउथ इंडियन स्टेट हैं, इन्होंने साइन किया है। उसके अलावा और भी 11 स्टेट साइन किया है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो साउथ इंडियन स्टेट पर्टिकुलर क्यों आ रहा है, क्योंकि वैसे ही आप जानते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ कोयम्बटूर को बोला जाता है, ये सिर्फ टेक्सटाइल और सेक्टर की वजह से। ठीक है,
तो इसीलिए ये साउथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये लोग ये एरिया में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एडवांस रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज समवन हु इज अंडर एज ऑफ 18। तो क्या 18 साल से उम्र के जितने भी बच्चे उसको क्या एक चाइल्ड इस एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है? चलिए देख लेते हैं। द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 टू बी ट्राइड एज एडल्ट्स। तो ये मैंडेटरी करता है 16 से 18 उम्र के बच्चों को, ताकि उनको एडल्ट किया जाए। देखिए यहाँ स्टेटमेंट बोला जा रहा है 18 साल से कम को बच्चे बोला जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है एडल्ट किया जा रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कोई एक ही ना सही होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, आप भी इसे अंदाजा लगाइए। तीसरा स्टेटमेंट है, टू स्ट्रीमलाइन एडॉप्शन प्रोसीड्यूर फॉर ऑर्फन अबॉन्डेड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन द एग्जिस्टिंग सेंट्रल एडॉप्शन मतलब क्या रहा, उन्होंने क्या किया, एक स्टेटस, उनको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया है। जो CAR है ना, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उनको एक स्टैट्यूट किया गया है ताकि वो चाइल्ड ऑर्फन और मतलब वो ऑर्फन और अबॉन्डेड और या जो भी अनाथ बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड वो अच्छे से केयरिंग कर सके, उनके प्रोसीजर में कैसे करके कोई अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई अगर ऑर्फन में बच्चे हैं तो उन सबसे रिलेटेड कैसे किया जाए, वो सब करने के लिए कैरा को स्टैट्यूटरी बॉडी घोषित किया गया है। तो ये क्या सही है या गलत, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है, पर स्टेटमेंट जो 2 है वो सही नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्यों नहीं सही है? द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, ये जो है ना ये सही नहीं, मैंडेटरी नहीं किया गया है। ये एक्ट क्या क्या है कि 16 से 18 साल के बच्चे, जो कि वैसे 18 साल से नीचे के तो सारे को बच्चे ही माना जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, बट जो 16 से 18 साल के जो बच्चे होंगे और वो कुछ हीनियस क्राइम करते हैं, तब उनको एक मतलब क्या एक पनिशमेंट जो एटलीस्ट 7 साल का उनको दिया जाएगा। अगर 16 से 18 साल के बच्चे हैं और वो कुछ हीनियस क्राइम करते हैं, तब उनको भले वो बच्चे के कैटेगरी में उनको डिफाइन किया गया है, बट उनको 7 साल का सजा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इससे रिलेटेड भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। चलिए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट? प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना इज अ मैंडेटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन। ये जो मैंडेटरी और कंट्रीब्यूटरी है, ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। ठीक है, फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। चलिए देख लेते हैं। सेकेंडली है क्या, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू LIC। तो क्या लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया और ये क्या LIC के थ्रू किया जा रहा है? चलिए देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स विथ इनकम लेस देन 15,000 पर मंथ, यानी 15,000 से कम वाले, हु बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 18 से 40 विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। तो 15,000 ये हो गया कीवर्ड और ये 18 से 40 हो गया कीवर्ड तीसरा स्टेटमेंट का। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं आंसर क्या। तो हो गया ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है। ये लेबर मिनिस्ट्री, LIC, 15,000, 1840 ये सारे कीवर्ड इस आंसर को सही कर रहे हैं, बट स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, ये होता है क्या, वॉलेंट्री होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए और मतलब ये वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम रखा गया है, जो कि 42 करोड़ वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको ये लाभ उठा सकेंगे इसका। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला जो कीवर्ड था ये तो सही था, बट ये मैंडेटरी नहीं था, ये यहाँ गलत था। ठीक है, देखिए देख सक रहे हैं आप, ये मैंडेटरी इस तरह का कुछ क्या, तो इस तरह का भी चीज है ना, ये कीवर्ड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो ये प्रगति से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पढ़ते हैं 3 स्टेटमेंट को। द प्लेटफॉर्म इज एम्ड एट एड्रेसिंग कॉमन मैन ग्रीवेंसेस, मतलब जो नॉर्मल आदमी होता है ना, कॉमन मैन, उनका प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ये सही है क्या? चलिए देखते हैं। फिर बोला जा रहा है कि ये 3 टायर सिस्टम है, जिसमें होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज इसमें शामिल होते हैं। मतलब यूनियन लेवल पे यूनियन होम मिनिस्ट्री होंगे, स्टेट लेवल पे उसके बाद फिर यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज बोला जा रहा है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स भी होंगे। ठीक है, कि ये 3 इस तरह के इसके मेंबर होते हैं। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद बोला कि ये यूनिकली बंडल्स
डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का चीज तीनों क्या इसमें यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। तो हो गया सोल्यूशन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है पर स्टेटमेंट 2 गलत है। ये 3 टायर सिस्टम नहीं है, मतलब ये 3 टायर सिस्टम है, बट ये जो बोला जा रहा है कि ये होम मिनिस्ट्री नहीं है, ये पीएमओ है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मेंबर। फिर उसके अलावा जो दोनों है वो दोनों सही है। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट तो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन। देखिए शुगर केन नहीं आता है, मतलब एक तरह से शुगर केन को जिस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे रिलेटेड काफी ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि शुगर केन काफी मात्रा में उनको पानी चाहिए, तब जाके उनका एग्रीकल्चर में अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो ये काफी न्यूज में इसलिए हमेशा इससे रिलेटेड बना जाता है, और इससे रिलेटेड प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होता है। जब जो भी इसका मतलब फार्मिंग करते हैं, इससे प्रॉफिट भी होता है। उसके अलावा एक और इसका रीजन है न्यूज में बना है, क्योंकि जब जिस जमीन पे किया जाता है उसका हालत बुरी तरह से हो जाता है, तो इस वजह से ये काफी न्यूज में रहता है, इससे इससे रिलेटेड वाला टॉपिक। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर केन फार्मर्स आर लीगली गारंटेड टू गेट द शुगर मिल्स। मतलब जो शुगर मिल्स उनको देंगे, जब वो शुगर देंगे फार्मर्स, तो एक मिनिमम प्राइस भी दिया जाता है, उसी को बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो ये सही है क्या स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं। फिर ये एफआरपी है, ये बेस्ड होता है किसके रिकमेंडेशन ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो सीसीए के ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद जो एफआरपी ऑफ शुगर केन इज डिटरमाइंड अंडर शुगर केन कंट्रोल एक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1966। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया सही। तो यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं है, ये क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ठीक है, जो कि रिकमेंड करेगा कि क्या है नहीं। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत होता है, और ये शुगर मिल्स का से शुगर मिल को वो एक पहले ही प्री डिटरमाइंड जो जैसे MSP होता है, उसी तरह का शुगर मिल्स उनको ये दे दिया जाएगा कि इतने अमाउंट में आपको खरीदना है फार्मर से, तब उनको उसी में ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्वयं प्रभा। ये स्वयं प्रभा से रिलेटेड है, देखते हैं। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो क्या होगा। तो ए टूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स। तो ये होगा क्या, चलिए देखते हैं। प्रोवाइड इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड्स टू नियरली 15 लाख क्लासरूम अक्रॉस द कंट्री। तो ये होगा क्या, ये जितने भी यहाँ ऑप्शन दिए हुए ना, ये कहीं ना कहीं किसी न्यूज में किसी तरीके से किसी न्यूज के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसी तरह का कुछ दिया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह से सी और डी भी इसी तरह से दिया हुआ है। हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए उतना कुछ खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो स्वयं प्रभा है वो यूटिलाइजेशन ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एजुकेशनल ई कंटेंट, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा जो है वो 32 DTH जो टेलीविजन चैनल है उनको जोड़ते हुए वो क्या काम करेगी, हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट जो कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और सिटीजन सभी के लिए वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए काम आए, वैसा वो चैनल बनाएंगे। तो ये 32 जो DTH टेलीविजन चैनल है ना, जैसे टाटा स्काई, एयरटेल या वीडियोकॉन, ये बहुत सारे जितने भी होते हैं ना, तो ये सब को कंपाइल करके वो टोटल 32 DTH टेलीविजन चैनल उन्होंने मिलके इस तरह का लेके आया। तो स्वयं प्रभा हो गया, हम स्वयं से करके हम कुछ सिखा रहे हैं अपने जो भी एजुकेशनल कंटेंट होगा वो हम चैनल्स भी लाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ई औषधि पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ई औषधि किससे रिलेटेड है, तो ये ऑफकोर्स ये मेडिसिन से रिलेटेड होगा, बट यहाँ देखिए हर मतलब ऑप्शंस में आपको मेडिसिन से रिलेटेड ही दिया हुआ है, तो आपका कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, वरना आपको कैंसिल आउट करना बहुत ही इसमें टफ होगा इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो इसीलिए यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम ही रखते हैं, बट जो रखते हैं उसको आपको अटेम्प्ट सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि कैंसिल आउट उसमें करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया, यानी ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम जो है ना, आयुष मेडिसिन, आयुष के अंदर जो भी मेडिसिन होता है ना, उसको लाइसेंसिंग करने का काम ई औषधि के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोमेंटम फॉर चेंज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। फिर से ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो ये मोमेंटम ऑफ चेंज किससे रिलेटेड है, ये हमें बताना है। तो मोमेंटम ऑफ चेंज
यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट से रिलेटेड है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इश्यू, मोमेंटम ऑफ चेंज मतलब अब हमें चेंज करना होगा, जो कि लो कार्बन फ्यूचर के ऊपर हमारा गोल ध्यान देते हुए ये चीज लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पोडोपेट्रा फुगुपेड्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये जो काफी थोड़ा मैं शायद प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाया, प्लीज आप लोग इसे गूगल में एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो इसके लिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो ये इसको क्या, इट इज नोन एज फॉल आर्मीवर्म विच इज एन इन्वेजिव एंड पॉलीफेगस पेस्ट। तो ये क्या सही बात है, पॉलीफेगस पेस्ट और इन्वेजिव है? चलिए देख लेते हैं। इंडिया में इट इज सुटेबल, it has a suitable environmental condition and appropriate host plant to accelerate its spread। तो इंडिया में क्या सुटेबल एनवायरमेंट इसके लिए है? चलिए जान सकते हैं कि सुटेबल नहीं अनसुटेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। इट ओनली, ये ओनली फीड्स ऑन मीज। तो ऐसा क्या सही है क्या? तो ये तीनों स्टेटमेंट हो गया, तीनों का कीवर्ड डिस्कस कर लें और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, 3 गलत। ये ओनली फीड्स इन मेज नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब प्राइमरीली जो कहा जाता है, ज्यादातर ये मेज को ही फीड करता है, बट ये राइस, कॉटन, शुगर केन और सम वेजिटेबल्स के ऊपर भी ये फीड करते हैं। या कौन, क्या नाम है इनका? फॉल आर्मी वर्म्स। ठीक है, इसका जो अलग से जो नाम है, ये जो स्पोडोपेट्रा फ्रूगिपेरिडा, ये इसका जो काम होता है, ये पॉलीफेगस पेस्ट की तरह इनका मतलब फीडिंग ऑन मेनी फूड्स, इस तरह का फीडिंग ऑन मेनी फूड्स को ही पॉलीफेगस बोलते हैं। तो इसलिए पॉलीफेगस पेस्ट भी इनको इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, फॉल आर्मी वर्म्स। तो ये काफी ज्यादा बहुत सारे यूपीएससी के अलग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो प्लीज मैं बोलूंगा कि आप इसे ध्यान दीजिए, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो इस साल के 2019 में और भी मतलब यूपीएससी के अलावा मतलब आप मान लीजिए सितंबर 2019 से अप्रैल तो अब हो ही नहीं सकता, फरवरी 2019 तक जितने भी यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन किए गए हैं, तो आप प्लीज आप उन सारे क्वेश्चन पेपर को लीजिए और वहां पे पूछे गए करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, आप प्लीज एक बार उसे सॉल्व करिए। ठीक है, मुझे अगर टाइम मिले तो मैं जरूर उसका भी वीडियो लेके आ जाऊंगा सारे क्वेश्चंस का, जिससे आपको ये सुना। पर ऐसा तो है कि मैं उन सारे क्वेश्चंस को, आप जो भी अदर वो सब एग्जाम्स है, तो मैं कुछ कुछ तो इसमें क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, बट सारे नहीं डाल पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो बच जा रहे हैं प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और नहीं तो टाइम मिलने से मैं खुद भी एक अपलोड कर दूंगा कि सारा जितने भी यूपीएससी का पिछला 1 साल का अलग अलग यूपीएससी के अलावा, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एग्जाम के अलावा जो भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, उसको मैं एक जगह कंपाइल करके आपको दे सकूं। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन जनरेट तो नहीं करेंगे ना, जो टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछेंगे। अब फॉल आर्मी वर्म इतना ज्यादा इफेक्ट किया है हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स को, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इनके बारे में ही कुछ आएगा ना, कि मेज से ऐसा कुछ देगा या मेज से रिलेटेड कुछ देगा, कुछ हटके तो नहीं देगा ना। तो आपको अगर पता है तो आप कर ही पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेक्चर को आज एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा हमारे लेक्चर, और जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हैं इसके टफनेस ना मैंने ज्यादा टफ रखा है, ना ही ज्यादा इजी रखा है। ऐसा रखा है कि आप पूरी तरह से आपको फील होना चाहिए कि आप यूपीएससी का पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। एटलीस्ट एग्जाम तक तो आपका साथ रहूंगा ही, बिना किसी आप हिचकिचाहट के आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और रिविजन प्लीज आप मल्टीपल टाइम्स करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ, जय हिंद।